गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 8 गुलमोहर की खिड़की से एक रात, उसमें पहले पार्ट में हमने लेखक परिचय और जो लेसन है उसका सार समझाया। अब हम इस पार्ट में लेसन पढ़ते हैं और उसका स्वाध्याय की चर्चा करते हैं। तो आइए हम लेसन पढ़ते हैं और समझते हैं। कुछ जगह होती है जिन्हें आँख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदास हो जाती है। गुलमोहर ऐसी जगह नहीं है, यानी कि लेखक यहाँ कहते हैं कि गुलमोहर ऐसी जगह नहीं है कि जिसे देखकर आँख एक बार देखती है तो चौंक उठती है। ऐसी कोई जगह नहीं है, लेखक को वो जगह नॉर्मल लगती है। मैं जब पहली बार गुलमोहर गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट और बस। तब मैं घंटे भर में सारा गुलमोहर देख आया था। यानी कि यहाँ लेखक कहता है कि गुलमोहर में ऐसी कोई कुछ विशेषता नहीं है कि बस एक सपाट मैदान है और देवदारों के घने झुरमुट यानी कि पेड़ वृक्ष। और मैं वो बस एक घंटे में तो मैंने पूरा गुलमोहर देख लिया। मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया। उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। शायद यही कारण है कि गुलमोहर में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। कांपती तितलियाँ, उड़ते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है, उसे अपने में समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घन कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमोहर से चलता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछुड़ने का, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होता है हुए भी सदा अपरिचित बना जाता है। यानी कि लेखक वहाँ पहली बार गए तो उनको ऐसा कुछ नहीं लगा, फिर 1-2 महीने बाद फिर से उन्हें जाना हुआ, तब उनको एहसास, वहाँ महीने रुके वो, तब उनको एहसास हुआ कि यहाँ तो मैंने शायद मैं पूरा गुलमोहर तो कभी देख नहीं सकता। इसके जो सपाट मैदान है उससे मेरी आत्मीयता इतनी बढ़ गई है कि मुझे वहाँ से जाने की इच्छा नहीं होती है। मेरे मन की वो एक हिस्सा हो गई है। यहाँ लेखक हमें ये बताते हैं। उसके बाद कहते हैं कि आँखें गुलमोहर में सपने फूल बनकर आते हैं। हरियाली के आर पार लाल लाल छत के ऊपर आकाश में आँखें मूग होकर देखती रहती है और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती है। हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है। बादलों में पोर्टिको के नीचे लोग बहुते फैलाए घास पर बैठे हैं। दूर दूर एक सैलानियों की पंखुड़ियाँ घोड़े दौड़ाती नजर आती है। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिपते है। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है। रंगीन बूंदों का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। अब चारों तरफ धुन ही धुन है और बेबस होकर फैली पंखुड़ियाँ की पतली पतली नरम नरम बाहें। जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेंगी ऐसी ही कोमल विस्तृत। और
यानी कि ये यहाँ लेखक कहते हैं कि हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में आंखें मुग्ध हो जाती है। यानी कि ये हरियाली इतनी अच्छी लगती है जिसमें सूरज के किरण पड़ते हैं तो पूरा जो दृश्य है वो इतना अच्छा होता है जिसमें आँख एकदम ठहरी जाती है और आँख वहाँ से हटने का मन नहीं करती। उसमें नए नए रंग भर जाते हैं फूलों में, वातावरण में नई नई कोपलें फूटती है, यानी कोपलें यानी कलियाँ फूटने लगती है। हर क्षण एक नया अनुभव होता है, नए रोमांच की सृष्टि होती है। बादलों में पोर्टिको के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं। यानी कि बादल ऊपर आकाश में घने बादल बहुत अच्छे और नीचे जो लोग हैं वहाँ घास में जो घास फैला उसमें अपनी पोटी को यानी कि अपनी बाहें फैलाए बैठे हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियाँ घोड़े दौड़ाती नजर आती है। यानी कि वहाँ दूर दूर घोड़े सवार भी फिर रहे, उस पर सैलानियाँ बैठाकर घोड़े वहाँ दौड़ते हुए नजर आ रहे। रंगों की कुछ बिंदी हरियाली पट पर जहाँ तहाँ छिटकते हैं। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है। रंगीन बूंदों का पूरा विस्तार एक बार सिरजा जाता है। यानी कि यहाँ का दृश्य इतना मन भावक है कि हमको यहाँ से हटने का मन नहीं होता है। जब तक बादल बरसेगा बाहें फैले रहेंगे ऐसे ही कोमल। यानी कि लेखक यहाँ कहते हैं कि जब तक बादल बरसता रहेगा हम यहाँ से हटने नहीं रहेंगे, हम वहाँ बाहें फैलाए बैठे ही रहेंगे। यहाँ से हमको हटने का मन नहीं होता है। धुन ही धुन है और बेबस होकर फैली पंखुड़ियाँ। धुन यानी कि वहाँ जो वातावरण है वो धुंधला है। कैसा है? धुंधला है। और बेबस होकर फैली पंखुड़ियाँ, पतली पतली नरम बाहें। यानी कि जो पेड़ों के ऊपर जो फूल है उसकी कोमल पंखुड़ियाँ भी बेबस होकर फैली हुई है, नरम नरम। फिर तुझसे कमज़ोर नहीं हूँ। हवा तेज थी मगर घटा तेज से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था, बार बार जोर की गरज होती थी। यानी कि आकाश में बिजली चमक रही थी और जो बादलों की गर्ज यानी कि बादलों की आवाज़ वो धरती से और आकाश की सिराएं कांप जाती थी। बार बार सामने की चित्रपट पर बिजली क्रोधित थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज़ को नंगा कर जाता था। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदें मेरे ऊपर बरसेगी, बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था, मगर अचानक वहाँ रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिठक गया। यानी कि वहाँ जहाँ तूफान था वहीं वो रुक गया और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। तूफान का जोश उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी। मैं उसके बारे में उसके बाद का कभी नहीं हो सकता। यानी कि वो नज़ारा मैं कभी भूल नहीं सकता। फिर कवि कहते, वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में 2-1 बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप से अवश्य आते होंगे। तभी तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता है। वरना वहाँ है क्या? एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज़्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। व्यक्ति को बार बार वहाँ जाना चाहते हैं क्या? गोल्फ खेलने के लिए ही?
नहीं, यहाँ लेखक कहता है कि ये पार्क इतना मनमोहक है कि व्यक्ति सिर्फ वहाँ गोल खेलने के लिए नहीं जाता। उसका नज़ारा इतना मनभावक है कि अपनी जो आँख है उसको वहाँ से हटाने का मन नहीं करता है। लेखक ने यहाँ गुलमोहर पार्क का बहुत सुंदर वर्णन किया है। और शब्दार्थ और टिप्पणी। गुलमर्ग में कश्मीर का एक सुंदर प्राकृतिक रमणीय स्थान है। तिगलिया यानी कि तिहरा, जहाँ 3 रास्ते मिलते हो। रोमांचक यानी कि आनंद देने वाली, हर्षित करने वाली। प्रोटिको यानी कि बरामदा द्योठ्यो। खेबड़ यानी झुंड, कहर यानी अत्याचार, दम तोड़ना यानी मर जाना। ये शब्द आपको नोटबुक में भी टेक्स्ट बुक में मिलेंगे। और इसके बाद इसका जो पीडीएफ नोटबुक की पीडीएफ में आपको क्वेश्चन आंसर लिखने मिलेंगे। और लेखक परिचय आपको लिखना है। और वर्कबुक की पीडीएफ में से आपको क्वेश्चन आंसर नोटबुक में भी लिखने हैं। ओके, बाय स्टूडेंट।